हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाजीवाद का दूसरा वीडियो में दूसरा पार्ट। मित्रों, नाजीवाद के बारे में हमने कल थोड़ा बहुत जो जाना था उसमें हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। राइक्सराट और राइक्सटेग जो सदन थे दो वाइमर गणराज्य के, उनके बारे में आपको बताया और वाइमर गणराज्य की मैंने बहुत सी जानकारी आपको दी थी मित्रों। और हम पढ़ रहे थे लास्ट में वाइमर गणराज्य की असफलता के कारण। तो मित्र, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेके अंत तक और वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छी तरह समझें। मित्रों, मेरे ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक है मैंने अपनी शब्दों में समझाए हैं सारे, और इसमें जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपको कहीं भी किसी भी विश्व इतिहास की सीरीज़ में नहीं मिलेगा। मित्रों, यूट्यूब पर वीडियो तो बहुत है लेकिन ऐसा कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप विश्व इतिहास के ये टॉपिक मेरे वीडियो के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो हम शुरू करते हैं। वाइमर गणराज्य की जो असफलता के कारण है मित्रों, वो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। पहला तो ये था कि वाइमर जो गणराज्य था जर्मनी का, उसने क्या है, वर्साई की संधि को मान लिया था। वर्साई की संधि को पूरी तरह से मान लिया था और ये क्या अपमानजनक संधि थी और जो जर्मनी की जनता थी उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। दूसरा मित्रों, इसका असफलता का जो कारण था, वो दूसरा कारण ये था कि ये जो वाइमर गणतंत्र है ये पूरी तरह प्रजातांत्रिक नहीं था। वाइमर गणतंत्र क्या नहीं था? प्रजातांत्रिक नहीं था। प्रजातांत्रिक नहीं था। दूसरी बात मित्रों इसमें ये, तीसरी बात इसमें ये कि जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति है, वाइमर गणतंत्र के कारण जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। इसी कारण क्या है कि इस वाइमर गणतंत्र को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए जगह जगह जर्मनी में विद्रोह होने लगे। तो इसमें जो पहला विद्रोह है वो है बीयर होल का विद्रोह। बीयर होल का विद्रोह, ये विद्रोह होता है मित्रों 1923 में। 1923 में ये विद्रोह होता है। इसके अंदर पहली बार क्या हो जाए, हिटलर और एक व्यक्ति और होते हैं जिनका नाम होता है ल्यूडेनडॉर्फ। ल्यूडेनडॉर्फ, इनके साथ मिलकर हिटलर 1923 में क्या होता है, वाइमर गणराज्य का तख्ता पलटने की कोशिश करता है, यानी कि वाइमर गणराज्य को समाप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों की जो ये कोशिश है ये नाकामयाब होती है और दोनों को क्या बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर हिटलर को लैंसबर्ग मित्रों एक जेल का नाम है जर्मनी में, और उसमें क्या है, हिटलर को रखा जाता है। और इसी जेल में हिटलर के द्वारा अपनी जो आत्मकथा है, उसकी आत्मकथा का नाम है मित्रों मीन कैंप। इस मीन कैंप का ये मतलब लिखता है, इसकी रचना करता है। इसके बाद हम जानते हैं कि वाइमर गणराज्य ने कार्य क्या क्या किए अपने काल में। इसने मतलब कैसे कुछ सुधार तो किए लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं कर पाया। वर्साई की जो संधि थी उसके द्वारा जो जर्मनी को भारी क्षतिपूर्ति उठानी पड़ी थी, उसके संबंध में आर्थिक रूप से, और जर्मनी के जो क्षेत्र वर्साई की संधि के द्वारा अन्य देशों का जिन पर अधिकार हो गया था, अन्य देशों की जो सेना जर्मनी तैनात थी मित्र राष्ट्रों की, उसके बारे में इसने कुछ कार्य किए मित्रों, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला जो है वो है डावोस योजना। डावोस योजना पढ़ने से पहले मित्रों, वाइमर गणतंत्र में हम स्ट्रेसमान नाम का एक व्यक्ति था। ये स्ट्रेसमान जो था, इसको जर्मनी का विदेश मंत्री बनाया गया था। स्ट्रेसमान कौन थे? जर्मनी के विदेश मंत्री। तो ये जो जर्मनी के विदेश मंत्री थे, इन्होंने काफ़ी कार्य किए, जर्मनी की जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए काफ़ी कार्य किए। और इसमें जो पहला जो सुधार का कदम था वो था डावोस योजना। डावोस योजना। अब ये डावोस योजना क्या थी? डावोस योजना मित्रों आती है 1924
1924 में, और ये स्ट्रेसमैन के द्वारा तैयार की गई थी। इसके माध्यम से मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जर्मनी पर जो क्षतिपूर्ति की राशि लगाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में, उसको कम करने का प्रयास किया गया। और अमेरिका और के अर्थ विशेषज्ञ मित्रों, जिनका नाम था गिलबर्ट, ये अमेरिका के थे और गिलबर्ट इनका नाम था, ये एक अर्थ विशेषज्ञ थे। इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति में 5 सदस्य देश शामिल थे, 5 शक्तियां शामिल थी। ये 5 देश कौन कौन थे? पहला तो अमेरिका हो ही गया, जिनका नेतृत्व था गिलबर्ट, जो व्यक्ति थे वहाँ के थे अर्थ विशेषज्ञ। दूसरा हो गया फ्रांस, तीसरा हो गया इंग्लैंड, चौथा हो गया इटली और पांचवा मित्रों बेल्जियम। ये क्या है, 5 देश जो थे वो इस समझौते में शामिल थे और ये जो समझौता था वो अमेरिका के अर्थ विशेषज्ञ गिलबर्ट के नेतृत्व में हुआ और इस समझौते के द्वारा जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति की राशि है उसको कम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद वाइमर गणतंत्र के द्वारा ये लोकार्नो समझौता किया गया। लोकार्नो समझौता, ये भी लोकार्नो समझौता जो था वो 1925 में किया गया। 1925 में किया गया और ये जो समझौता था वो इंग्लैंड के सहयोग से हुआ। इंग्लैंड के सहयोग से जर्मनी और फ्रांस के मध्य लोकार्नो समझौता हुआ, जिसके द्वारा राइन क्षेत्र से सैन्य एकत्र करने की बात कही गई, सैन्य एकत्र करने की बात की गई, यानी कि यहाँ पे जो सेना थी राइन क्षेत्र में वो हटा ली गई और जर्मनी के द्वारा जो अल्सास और लारिन के जो प्रदेश है, उनसे स्वामित्व हटा लिया गया, अपना अधिकार हटा लिया गया और दावा छोड़ दिया गया मित्रों। जर्मनी के द्वारा अल्सास और लारिन के जो प्रदेश थे उनसे जर्मनी ने अपना दावा छोड़ दिया। इसके बाद मित्रों एक आती है यंग योजना। यंग योजना ये थी, अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ओवेडी यंग, उनके नाम से थी। इनका नाम क्या था? ओवेडी यंग। यंग के द्वारा ये यंग योजना लाई जाती है, जिसके तहत जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि है मित्रों उसको घटाकर 1/4 कर दिया जाता है। 1/4 कर दिया जाता है। इसके बाद मित्रों ये जो राशि है ये घटाकर 1/4 कर दी जाती है और फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम ने जर्मनी के क्षेत्र में जो अपनी सेनाएं तैयार तैनात की थी उनको वहाँ से हटा लिया जाता है। स्ट्रेसमैन जो होते हैं वो विदेश मंत्री होती है जर्मनी के वाइमर गणतंत्र में। इनको मतलब क्या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करते हैं कि जर्मनी में एक मुद्रा प्रचलित होती है पहले, जिसका नाम होता है मार्क। ये मार्क मुद्रा पहले प्रचलित थी, इसके स्थान पर वो एक नई मुद्रा चलाते हैं और उसका नाम होता है रेंटल मार्क। नई मुद्रा कौन सी चलाते हैं? रेंटल मार्क मुद्रा चलाते हैं इस जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अब हम मित्रों पढ़ते हैं जर्मनी में हिटलर व नाजीवाद का उदय कैसे हुआ। तो मित्रों हिटलर का जो जन्म था वो 1889 में हुआ था। 1889 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रूनो नामक स्थान पर। ऑस्ट्रिया एक देश है मित्रों और ऑस्ट्रिया के ब्रूनो नामक स्थान पर हुआ था ना इसका हिटलर का जन्म। ब्रूनो, हिटलर का जन्म। हिटलर का जन्म ब्रूनो नामक स्थान पर 1889 में हुआ था और ये क्या था, बचपन में चित्रकार बनना चाहता था और इसने हिटलर के जो अध्यापक थे उनका नाम लियोपोल्ड था। अध्यापक का क्या नाम था? लियोपोल्ड।
लियोपोल्ड इनके अध्यापक का नाम था और ये बचपन में चित्रकार बनना चाहते थे। इन्होंने क्या है, हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और ये इतने वीर थे कि इनकी वीरता के कारण इन्हें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ऑनरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, भाग लिया और इसके कारण इनको सम्मानित भी किया गया था और सम्मानित इनको आयरन क्रॉस द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। प्रथम और द्वितीय श्रेणी का इनको आयरन क्रॉस दिया गया था। अच्छा मित्रों, इसके बाद हम जानते हैं कि जब हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की तो नाजी दल का इसने जो मुख्यालय था वो म्यूनिख में बनाया। म्यूनिख में नाजी दल का कार्यालय बनाया और इस दल का जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्वास्तिक। स्वास्तिक तो मित्रों आप जानते ही हो स्वास्तिक के बारे में, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। और जर्मनी के लोग, हम ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है भारत में, लेकिन जर्मनी के लोग इसको अलग टाइप से लेते हैं और इसको इंग्लिश में हुक क्रॉस भी कहा जाता है। हुक क्रॉस भी कहा जाता है। तो ये स्वास्तिक जो था नाजी दल का प्रतीक चिन्ह था। 1936 में क्या होता है फ्रेंड्स कि न्यूरेमबर्ग में कानूनों के द्वारा इस चिन्ह को नाजी जर्मनी दल का आधिकारिक चिन्ह बना दिया जाता है। न्यूरेमबर्ग एक जगह का नाम है और वहाँ पर जब कानूनों का निर्माण होता है तो इस चिन्ह को नाजी जर्मनी दल का आधिकारिक चिन्ह बना दिया जाता है 1936 में। इसके बाद नाजी दल के प्रधान को फ्यूरर कहा जाता है मित्रों, फ्यूरर। और हिटलर के द्वारा इस दल के प्रचार हेतु पीपुल्स ऑब्जर्वर 2 समाचार पत्र निकाले जाते हैं। पहले का नाम होता है पीपुल्स ऑब्जर्वर और दूसरे का नाम होता है गार्जियन। तो मित्रों ये दोनों समाचार पत्र क्यों निकालता है ये हिटलर इसलिए निकालता है ताकि ये अपने दल का प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए ये 2 समाचार पत्र निकालता है। मित्रों आपको पता ही है समाचार पत्र और मीडिया जो है किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के सबसे अच्छे साधन है। तो ये हिटलर ने भी इन साधनों का उपयोग किया और पीपुल्स ऑब्जर्वर और गार्जियन नाम के 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया अपने दल का प्रचार प्रसार करने के लिए। और नाजी दल का जो प्रमुख होता था इसको क्या कहते थे, फ्यूरर कहा जाता था मित्रों। हिटलर की जो आत्मकथा उसने मीन कैंप लिखी थी जेल के अंदर, वो प्रथम प्रकाशन जो मित्रों उसका 1925 में होता है उसका प्रथम प्रकाशन, और इस पुस्तक का जो दूसरा प्रकाशन है वो 1928 में होता है, 1928 में होता है। इस तरह क्या है मित्रों, हिटलर का जो उद्देश्य था वो क्या था शुरू से ही, वो क्या जर्मनी को यूरोप में शक्तिशाली बनाना चाहता था, जर्मनी को शक्तिशाली बनाना, ये क्या था हिटलर का उद्देश्य था। इसलिए शक्तिशाली बनाने के लिए ही जर्मनी से ये यहूदियों का सर्वनाश करना चाहता था। इसकी विचारधारा थी कि जर्मनी के जो मूल निवासी हैं, आर्य जो श्रेष्ठ जाति है वही जर्मनी में रहनी चाहिए, यहूदियों का सर्वनाश होना चाहिए। हिटलर ने मार्च 1933 में मित्रों चुनाव में भी हिस्सा लिया, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली या पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसलिए एक दल का इसने गठन किया जिसका नाम था नेशनलिस्ट दल। इस दल का इसने गठन किया। चुनाव में इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इसने एक दल का गठन किया और दल के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई। इस दल के साथ मिल गया और इस दल के साथ ये सरकार बनाई और हिटलर क्या है जर्मनी का चांसलर बन गया मित्रों। ये एक दल के साथ मिल गया, इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो एक दल के साथ मिल गया। दल का नाम था नेशनलिस्ट दल। क्या नाम था मित्रों? नेशनलिस्ट दल। इसके साथ मिलकर इसने सरकार बनाई और हिटलर क्या था, जर्मनी का चांसलर बन गया। कब बना? 1933
1933 में। ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? मार्च 1933 में। जर्मनी का चांसलर बन गया मार्च 1933 में। इसके बाद 1934 में क्या होता है मित्रों? एक घटना होती है कि जर्मनी के जो राष्ट्रपति होते हैं हिडेनबर्ग, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन होते हैं? हिडेनबर्ग। इनका निधन हो जाता है और निधन होने के बाद क्या है कि जो हिटलर होता है वो जनमत संग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति और चांसलर दोनों के पद को एक कर देता है। हिडेनबर्ग का डेथ होने के बाद, हिडेनबर्ग की मृत्यु होने के बाद ये राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों को एक कर देता है। चांसलर तो वो पहले ही होता है और चांसलर के साथ राष्ट्रपति का जो पद है उसको भी मिला लेता है और जनमत संग्रह के माध्यम से वो दोनों पदों को एक करके स्वयं को राइख फ्यूरर कहना पसंद करता है। ये राइख फ्यूरर कहलाता है। इसने क्या नाम रखा अपना? राइख फ्यूरर। क्योंकि मित्रों जो ये इसने जो दल बनाया था नाजीवाद से संबंधित, नाजीवाद जिसका नाम था नासी दल भी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका जो प्रधान था इसको फ्यूरर कहते थे। तो इसने अपने आप को राइख फ्यूरर कहना पसंद किया या राइख फ्यूरर ये खुद को कहलाने लगा और इसने जो राष्ट्रपति और चांसलर के जो पद थे दोनों को एक कर दिया और इसने जर्मनी का जो नाम है वो तृतीय राइख कर दिया, तृतीय राइख। इसके काल में जर्मनी को क्या कहने लगी मित्रों? तृतीय राइख। तृतीय राइख कहा जाने लगा। तृतीय राइख से क्या मतलब था मित्रों? तृतीय राइख से तात्पर्य साम्राज्य। क्या मतलब था इसका? साम्राज्य। इसके बाद क्या है कि जर्मनी में जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था उसको प्रथम राइख कहा गया और 1871 से 1918 तक का जो काल था, 18 से ये जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी जर्मनी में उसको प्रथम राइख कहा गया और 1871 से 1918 तक की जो व्यवस्था थी इसको द्वितीय राइख कहा गया, द्वितीय राइख कहा गया। अब जब मित्रों हिटलर का शासन आया तो इसको जर्मनी को तृतीय राइख कहा गया और तृतीय राइख का मतलब था साम्राज्य। हिटलर के द्वारा विरोधियों का दमन करने के लिए भी मित्रों कई कदम उठाए गए। पहला था कंसंट्रेशन कैंप। उसने उसके जो विरोधी थे उसकी सरकार के, उसका दमन करने के लिए उसने कई प्रयास किए, कई कदम उठाए। उनमें से एक था मित्रों कंसंट्रेशन कैंप। ये कंसंट्रेशन कैंप के बारे में हम जानते हैं तो पता लगता है कि ये एक बिजली के कटीली तारों से घिरा स्थान था, यानी कि एक ऐसा स्थान था जिसके चारों तरफ बिजली की कटीली तारें लगी हुई थी और यहाँ पर क्या है, कैदियों को रखा जाता था। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसका नाम था गाइबल्स। इस गाइबल्स का ये कहना था कि किसी भी झूठ को एक से अधिक बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है, वो सच लगने लगता है। हिटलर का जो गृह मंत्री था उसका नाम था, गृह मंत्री का क्या नाम था? गोरिंग। गृह मंत्री कौन था? गोरिंग। और ये गाइबल्स कौन थे? प्रचार मंत्री। और गोरिंग ने विरोधियों को समाप्त करने का कार्य जो है अपने जिम्मे लिया। हिटलर ने अपने जो गृह मंत्री थे इनका पूरा नाम था हरमन गोरिंग। हरमन गोरिंग। इनको क्या अपने विरोधियों को समाप्त करने का कार्य सौंप रखा था। अब मित्रों हिटलर की जो सेना है, बुरी कमीज वाली सेना, काली कमीज वाली सेना, उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।